नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 12 की समाजशास्त्र की ऑनलाइन क्लास में पाठ 5 का टॉपिक उत्तर आधुनिकीकरण पढ़ेंगे। भारतीय समाज में उत्तर आधुनिकीकरण के संदर्भ में गंभीरता से विचार किया जाए, परंतु उससे पूर्व हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आधुनिकीकरण क्या है। इसमें बताया जा रहा है कि आधुनिकीकरण के संदर्भ में हम पढ़ेंगे, तो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम आधुनिकीकरण को समझें कि आधुनिकीकरण क्या है। अगर देखें तो आधुनिकीकरण एक नवीनता है, एक आधुनिकता है। आधुनिकीकरण को तभी समझा जा सकता है जब हम जाने कि आधुनिकता क्या है। अब आधुनिकता नए तरीके से कार्य को करना, वो आधुनिकता कहलाता है। रुडॉल्फ ने इस संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, आधुनिकता का मतलब ये समझ में आता है कि इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे बताया कि कार्य को करने में नयापन लाना, नए तरीके से कार्य को करना, नई पद्धति से कार्य को संपादन किया जाना। जो पुरानी विचारधारा थी, जो पुराने तरीके से कार्य करने के तरीके थे, उनको छोड़ करके कार्य में नवीनता लाना ही आधुनिकीकरण है या आधुनिकता है। क्या है कि इसके समक्ष में सीमित जो निश्चित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण होता था, उसको छोड़ करके नए विचारों को उत्पन्न करना, उसकी तरीके से काम को करना आधुनिकता है। तो इसके समक्ष सीमित संकीर्ण स्थानीय दृष्टिकोण कमजोर पड़ जाते हैं। सार्वभौमिक प्रतिबद्धता और विश्वजनीय दृष्टिकोण ज़्यादा प्रभावशाली होता है। कह रहे हैं यहाँ पर जो विश्वजनीय दृष्टिकोण है वो ज़्यादा प्रभावशाली है। उसमें उपयोगिता, गणना और विज्ञान की सत्यता को भावुकता, धार्मिक पवित्रता और अवैज्ञानिक तत्वों के स्थान पर महत्व दिया जाता है। इसके प्रभाव में सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि समूह को। अब कह रहे हैं जो उत्तर आधुनिकता है या आधुनिकीकरण है, इसके प्रभाव में राजनीतिक स्तर पर व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है, ना कि समूह को प्राथमिकता दी जाती है। इसके मूल्यों के मुताबिक मनुष्य ऐसे समूह संगठन में रहते हैं और काम करते हैं जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं बल्कि इच्छा के आधार पर होता है। अब बताया जा रहा है इसमें कि इसके मूल्यों के मुताबिक देखा जाए तो मनुष्य ऐसे संगठन में रहता है, ऐसे समूह में रहता है और काम करता है जिसका चयन जन्म के आधार पर नहीं होता है बल्कि अपनी इच्छा के आधार पर होता है। इसमें भाग्यवादी प्रवृत्ति के ऊपर ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है। अब इसमें भाग्य को ना अपना करके ज्ञान तथा नियंत्रण को अपनाया जाता है, ज्ञान तथा नियंत्रण क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है। यही मनुष्य को उसके भौतिक तथा मानवीय पर्यावरण से जोड़ता है। अपनी पहचान को चुनकर अर्जित किया जाता है और अपनी जो पहचान है उसको बना करके वो अर्जित करते हैं, ना कि जन्म के आधार पर। इसका मतलब ये भी है कि कार्य को परिवार, गृह और समुदाय से अलग कर नौकरशाही संगठन में शामिल किया जाता है। स्पष्ट है कि आधुनिकता का अर्थ एक ऐसी विचारधारा से जो किसी सीमा में नहीं बंधी हो। अब पहले भी मैंने बताया कि आधुनिकता कार्य को नए तरीके से करना, नवीन पद्धति से करना कहलाता है। अब इसमें कहा भी गया है कि स्पष्ट है कि आधुनिकता का अर्थ एक ऐसी विचारधारा से है जो किसी सीमा में बंधी ना हो, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो। एक व्यक्ति की सोच, उसके कार्य किसी परिपाटी से बंधे ना हो। किसी भी व्यक्ति की जो सोच है, उसके कार्य हैं, वो किसी सीमा में बंधे हुए ना हो करके उसकी स्वयं की इच्छा से निर्धारित होते हों, जिस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो या किसी प्रकार का कोई उसके ऊपर दबाव ना हो, उसकी स्वयं की इच्छा पर हो और स्वयं की इच्छा से निर्धारित होते हों। आधुनिकता का अर्थ स्पष्ट होने पर हमें आधुनिकीकरण को समझना सहज होगा। इसमें एक बार पुनः हम देखते हैं कि स्पष्ट है कि आधुनिकता का अर्थ एक ऐसी विचारधारा से है जो किसी सीमा में बंधी नहीं हो, व्यक्ति की सोच, उसके कार्य किसी परिपाटी से बंधे ना हो, स्वयं उसकी इच्छा से निर्धारित होते हों। आधुनिकता का अर्थ स्पष्ट होने पर हमें आधुनिकीकरण को समझना सहज होगा, यानी कि जब हम
आधुनिकता को समझ लेंगे तो आधुनिकीकरण क्या है उसको समझना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आता है आधुनिकीकरण की अवधारणा। आधुनिकीकरण की एक निश्चित परिभाषा देना सहज नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर कहा जाए कि आधुनिकीकरण की कोई एक निश्चित परिभाषा है तो वह परिभाषा सहज नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि विभिन्न समाज विज्ञानियों ने इस शब्द को विभिन्न अर्थों एवं संदर्भ में प्रयुक्त किया है। जो हमारे समाजशास्त्री हैं उन्होंने इस शब्द को अलग अलग अर्थों में अलग अलग संदर्भों में प्रस्तुत किया है, प्रयुक्त किया है। आधुनिकीकरण कोई जड़ वस्तु नहीं है। कहा जाए कि आधुनिकीकरण कोई वस्तु है तो ये कोई निश्चित या जड़ वस्तु नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। इसको एक प्रक्रिया कहा है, इसको कोई एक जड़ वस्तु नहीं बताया है। मुरे ने अपनी पुस्तक, ये मुरे प्रसिद्ध समाजशास्त्री का नाम है मुरे ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में लिखा है कि आधुनिकीकरण के संदर्भ अंतर्गत के परंपरागत अथवा पूर्ण आधुनिक समाज का पूर्ण परिवर्तन उस प्रकार की औद्योगिक एवं उससे संबंधित सामाजिक संगठन के रूप में हो जाता है। अब यहाँ पर मुरे ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि आधुनिकीकरण के अंतर्गत परंपरागत और पूर्ण, जो आधुनिकीकरण है उसमें परंपरागत और पूर्ण आधुनिक समाज का पूर्ण परिवर्तन उस प्रकार की औद्योगिक एवं उससे संबंधित सामाजिक संगठन के रूप में हो जाता है जो पश्चिमी दुनिया के विकसित, आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली और राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर राष्ट्रों में पाई जाती है। वहीं योगेंद्र सिंह के अनुसार आधुनिकीकरण एक संस्कृति प्रत्युत्तर के रूप में जिनमें उन विशेषताओं का समावेश है जो प्राथमिक रूप से विश्वव्यापक एवं उद्विकासीय हैं। समकालीन समस्याओं के लिए मानविकी का आंतरीकरण एवं विज्ञान का दार्शनिक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। बताया जा रहा है कि जो समकालीन समस्याएं हैं उनके लिए मानविकी का आंतरीकरण एवं विज्ञान का जो दार्शनिक दृष्टिकोण है उसका होना आवश्यक है। स्पष्ट है कि आधुनिकीकरण आधुनिक एवं नवीन ज्ञान, विश्वास, मूल्य एवं बौद्धिकता को महत्व देना है। जो आधुनिकीकरण है उसमें आधुनिक एवं नवीन ज्ञान और विश्वास मूल्यों को महत्व देना है, अर्थात आधुनिकीकरण में नवीन ज्ञान, विश्वास और मूल्यों को महत्व दिया जाता है। फिर आती है हमारी आधुनिकीकरण की विशेषताएं। अलातास ने आधुनिकीकरण के संबंध में कहा है। अलातास ये भी समाजशास्त्री का नाम है। कहा है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रचार एवं प्रसार होता है, जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज अच्छाई की तरफ बढ़ता है। बच्चों, ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण की विशेषताएं बताइए। तो आधुनिकीकरण की जब विशेषताएं पूछी जाती हैं तो आपको ये लिखनी है। फिर है लर्नर ने अपनी पुस्तक दी पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में आधुनिकीकरण की 7 विशेषताओं का उल्लेख किया है। यहाँ पर लर्नर ने अपनी पुस्तक दी पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में आधुनिकीकरण की 7 विशेषताओं को उल्लेख किया है। जब लर्नर की विशेषताएं पूछी जाएंगी तो आपको ये वाली विशेषताओं को लिखना है। वैज्ञानिक भावना, नगरीकरण में वृद्धि, संचार साधनों में क्रांति, शिक्षा का प्रसार, राजनीतिक साझेदारी या मतदान व्यवहार में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, व्यापक आर्थिक साझेदारी। उपरोक्त विशेषताओं का केंद्र बिंदु जीवन के सभी पक्षों में सुधार, दृष्टिकोण की व्यापकता, नवीनता के प्रति लचीलापन एवं परिवर्तन के प्रति स्वीकारोति है। हमें ये समझना होगा आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है। इस संबंध में W.J. स्मिथ ने जोर देते हुए कहा कि आधुनिकीकरण कोई उद्देश्य नहीं है। जो W.J. स्मिथ हैं उन्होंने ये बताया कि आधुनिकीकरण कोई उद्देश्य नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। इसको एक प्रक्रिया का नाम दिया है। वह कोई अपनाई जाने वाली वस्तु नहीं है और ना ही कोई ये वस्तु है जिसे कोई रखता है,
ना तो ये कोई प्रक्रिया है और ना कोई ये वस्तु है जिसे कोई रखता है, बल्कि यह वह है जिसे अपनाया जाता है, चाहे वह अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। आधुनिकीकरण ना तो कोई प्रक्रिया है और ना ही कोई वस्तु है, ये तो एक बल्कि वह है जिसे अपनाया जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। अब आता है उत्तर आधुनिकीकरण की अवधारणा। उत्तर आधुनिकीकरण को आधुनिकीकरण के एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। जो उत्तर आधुनिकीकरण है उसको आधुनिकीकरण के एक विकल्प के एक भाग के रूप में देखा जा रहा है। सर्वप्रथम अर्नोल्ड टोयम्बी ने अपनी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में उत्तर आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रयोग में लिया। बच्चों, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है कि पोस्ट मॉडर्न कंडीशन पुस्तक के लेखक कौन हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन के लेखक कौन है या ये पुस्तक किसने लिखी, तो अर्नोल्ड टोयम्बी ने। आधुनिकता की अवधारणा को प्रयोग में लिया। समाज वैज्ञानिकों का मानना है कि समाज उत्तर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में दाखिल हो चुका है। आधुनिकीकरण के 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आधुनिक तकनीकी का विकास हुआ और दुनिया को एक आधुनिक आकार मिला। शताब्दी का दूसरा भाग उत्तर आधुनिकीकरण है। अब बताया जा रहा है कि आधुनिकीकरण के जो 20वीं शताब्दी के प्रथम भाग में आधुनिक तकनीकी का विकास हुआ था, जो प्रथम भाग था उसमें तकनीकी का विकास हुआ और दुनिया को एक आधुनिक आकार मिला। दुनिया को भी एक नया आकार, नई संरचना प्राप्त हुई। शताब्दी का दूसरा भाग उत्तर आधुनिकीकरण का है। समाजशास्त्रियों ने उत्तर आधुनिकीकरण को प्रक्रियात्मक ज्ञान एवं संस्कृति की एक दशा मानते हुए ये स्पष्ट इंगित किया कि इसमें आधुनिक संस्थाएं कमज़ोर होती जाती हैं तथा यह एक भूमंडलीय समाज का निर्माण करती हैं। समाज वैज्ञानिक ने उत्तर आधुनिकीकरण को उत्तर आधुनिकता का प्रक्रियात्मक पक्ष मानते हुए उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में विस्तार से चर्चा की। समाजशास्त्री रिचर्ड गॉट ने उत्तर आधुनिकता को परिभाषित करते हुए कहा, जो प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं रिचर्ड गॉट ने उत्तर आधुनिकता की परिभाषित करते हुए कहा, उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है। क्या कहा कि उत्तर आधुनिकता आधुनिकता से मुक्ति दिलाने वाला एक स्वरूप है। यह एक विखंडित आंदोलन है जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। कहा गया कि ये एक विखंडित आंदोलन है जिसको खंडित ना किया जाए, जिसमें सैकड़ों फूल खिल सकते हैं। उत्तर आधुनिक में बहु संस्कृतियों का निवास हो सकता है। उत्तर आधुनिकता का तात्पर्य एक ऐतिहासिक काल से है। यह काल आधुनिकता के काल की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। उत्तर आधुनिकतावाद का संदर्भ सांस्कृतिक तत्वों से अब का बताया जा रहा है इसमें कि ये जो काल है वो आधुनिकता के काल की समाप्ति के बाद में शुरू होता है, बाद में प्रारंभ होता है। और उत्तर आधुनिकतावाद का जो संबंध है, संदर्भ है, वो सांस्कृतिक तत्वों से है। ये संपूर्ण अवधारणा सांस्कृतिक है। ये जो पूरी अवधारणा है ये सांस्कृतिक है। उत्तर आधुनिकता के बाद का समाज का विकास है। डेविड हार्वे ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी में उत्तर आधुनिकता के संबंध में जो विश्लेषण किए उसके आधार पर निम्नांकित लक्षणों को विवेचित किया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। डेविड हार्वे ने अपनी पुस्तक में उत्तर आधुनिकता को किस प्रकार से विवेचित किया उसके लक्षणों को बताइए कि डेविड हार्वे ने अपनी पुस्तक कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी में उत्तर आधुनिकता के संबंध में जो भी विश्लेषण किए उसके आधार पर निम्नांकित लक्षणों को विवेचित किया जा सकता है। पहला आता है उत्तर आधुनिकतावाद एक सांस्कृतिक पिरामिड है। कह रहे हैं जो उत्तर आधुनिकतावाद है वो एक सांस्कृतिक पिरामिड है। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं का सम्मिश्रण है। इसकी अभिव्यक्ति जीवन की विभिन्न शैलियों में यथा साहित्य, दर्शन, कला आदि में दृष्टिगोचर होता है। फिर दूसरी आती है उत्तर आधुनिकता
विखंडन में दिखाई देती है। उत्तर आधुनिकता जो है वो विखंडन में दिखाई देती है। ये सामान्यता अपेक्षा विविधता को स्वीकार करती है। ये जो है उत्तर आधुनिकता ये विविधता को स्वीकार करती है। फिर तीसरी विशेषता आती है उत्तर आधुनिकता बहुआयामी है। यह एक ऐसी संस्कृति है जिसमें बहुलता है, यानी उत्तर आधुनिकता के केंद्र अपेक्षित महिलाएं, हाशिए पर रहने वाले लोग हैं। कहा जा रहा है कि ये एक ऐसी संस्कृति है जिसमें बहुत बहुलता है और उत्तर आधुनिकता के केंद्र में जो अपेक्षित महिलाएं वो हाशिए पर रहने वाले लोग हैं। चौथी विशेषता आती है उत्तर आधुनिकता का आग्रह है स्थानीय स्तर पर हुई समस्त प्रक्रियाओं को विश्लेषित किया जाना चाहिए। जेमेसन जो कि मार्क्सवादी उत्तर आधुनिक वेत्ता हैं का कहना है कि पूंजीवाद विकास का एक बहुत बड़ा चरण उत्तर आधुनिकता की संस्कृति है। कि जेमेसन जो मार्क्सवादी हैं इन्होंने उत्तर आधुनिक वेत्ता है का कहना है कि ये उत्तर आधुनिक वेत्ता हैं, इनका कहना है कि पूंजीवाद विकास का एक बहुत बड़ा चरण है, बहुत बड़ा भाग है, उत्तर आधुनिकता की संस्कृति है। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकता संस्कृति प्रधान है। इसी संस्कृति का अंग अति उपभोक्तावाद है। उत्तर आधुनिकता कोई नवीन जीवन शैली नहीं है और न कोई नवीन विचारधारा है। समाज की जटिलता तथा औद्योगिकरण की उन्नत अवस्था ने विचारों को कहीं अधिक तर्कसंगत बना दिया। इसलिए समाज का उत्तर आधुनिक स्वरूप में परिवर्तन होना अपरिहार्य हो गया। उत्तर आधुनिकतावादियों का ये विश्वास है कि पर्यावरण की विकट स्थिति आधुनिक समाज की देन है। मैकीवेन का कहना है, ये भी समाजशास्त्री हैं, मैकीवेन का कहना है कि आधुनिक समाज ने प्रकृति का ही अंत कर दिया। जो आधुनिक समाज है, इस आधुनिक समाज ने प्रकृति को समाप्त कर दिया, प्रकृति का अंत कर दिया। उच्च तकनीकी, करियर भावना, अधिकारी तंत्र, उदार प्रजातंत्र और अवैयक्तिक जीवन आधुनिकीकरण की देन रहे हैं। सत्य तो यह है कि आधुनिकीकरण ने मनुष्य जीवन का यंत्रीकरण कर दिया। वह क्या पहनेगा, कैसे अभिवादन करेगा, यहाँ तक कि वह क्या पढ़ेगा ने उसके जीवन को पीड़ादायक बना दिया है। जो आधुनिकीकरण है, इस आधुनिकीकरण ने मनुष्य के जीवन का यंत्रीकरण कर दिया है, यानी कि उसको यांत्रिक बना दिया कि वो क्या पहनेगा, कैसे अभिवादन करेगा, क्या पढ़ेगा, किस तरीके से कार्य को करेगा। इस कारण से उसके जीवन को और ज़्यादा पीड़ादायक कष्ट में कर दिया। आधुनिकता के अकादमिक अनुशासन नियमबद्ध जीवन पद्धति को तोड़ने का प्रयास ही उत्तर आधुनिकता है। अब इसमें बताया जा रहा है कि आधुनिकता के अकादमिक अनुशासन और नियमबद्ध जीवन पद्धति को तोड़ने का प्रयास ही आधुनिकता है। कि जो आधुनिकता थी उसको तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है उसको ही उत्तर आधुनिकता कहा गया है। सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकता को सभी समाजशास्त्रियों ने स्वीकार किया हो, ऐसा नहीं है। समकालीन समाजशास्त्री जो प्रकार्यवाद और मार्क्सवाद के प्रणेता हैं इसे स्वीकार नहीं करते। कैली निकोस ने अपनी पुस्तक एंगेज्ड पोस्ट मॉडर्निटी ए मार्क्सिस्ट क्रिटिक में ये बताने की चेष्टा की है कि उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर केवल ये बताती है कि समाज के कुछ सफ़ेदपोश लोग अत्यधिक उपभोग करते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर जो कैली निकोस ने अपनी पुस्तक एंगेज्ड पोस्ट मॉडर्निटी मार्क्सिस्ट क्रिटिक में ये बताने की चेष्टा की है, ये बताने की इच्छा की है कि उत्तर आधुनिकता और कुछ ना होकर के केवल ये बताती है, उत्तर आधुनिकता ये बताने की कोशिश करती है कि समाज के जो सफ़ेदपोश लोग हैं वो अत्यधिक उपभोग करते हैं और इस अर्थ में ये अवधारणा एक पूंजीवादी अवधारणा है। ये इस कारण से जो सफ़ेदपोश लोग हैं जो उसका ज़्यादा उपभोग करते हैं और यही पूंजीवादी अवधारणा है।
सारांशतः समाजशास्त्र के एक विषय के रूप में अब तक की यात्रा के इस पड़ाव पर उत्तर आधुनिकता के संबंध में कोई निर्णायक समीक्षा करना दुष्कर कार्य है। अब इसमें बताया जा रहा है, अगर सारांशतः रूप से देखा जाए तो समाजशास्त्र के विषय के रूप में अब तक जो है इस यात्रा को, इस पड़ाव पर उत्तर आधुनिकता के संबंध में कोई निर्णायक यानी निश्चित समीक्षा करना या निश्चित वर्णन करना मुश्किल है और इसकी हम कोई दूसरी व्याख्या करना चाहें तो हम इस उत्तर आधुनिकता की कोई निश्चित व्याख्या नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर उत्तर आधुनिकता को और भी ज़्यादा मुश्किल या कठिन बताया गया है। आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।